हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट इकोनॉमी वीकली कंपाइलेशन, जो हमारे हर संडे को शाम को 5:30 बजे 6 बजे के लगभग रहता है। हर संडे को हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें पिछले सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों की हम लोग चर्चा करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से। तो इस बार का जो कंपाइलेशन है वो है हमारा कंपाइलेशन नंबर 12। 20 तारीख से लेकर के 26 अगस्त तक की सभी महत्वपूर्ण जो आर्थिक समसामयिकी से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, खासकर वो जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं। ध्यान रखिएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक प्रोग्राम है नमस्ते प्रोग्राम, स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रोग्राम है नमस्ते वो है। एक मेरा बिल मेरा अधिकार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक ना, NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक ना, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक, स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन रूरल इंडिया, नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग और छाया या नियो बैंक, शैडो बैंक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम के लिए मैंने कंपाइल की हैं आपके अपने इस सप्ताह के लिए। मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि आप लोग अपना रजिस्टर पेन पेंसिल पूरा तैयार होकर के बैठिएगा, साथ लेकर के चलिएगा, और नहीं भी हैं तो बाद में इसको जरूर नोट करिएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके पूरे क्लास के जो ये कंटेंट है प्लस जो ऐड ऑन करता हूं, जो मैं लिखता हूं सारी चीजें, वो सारे का सारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। अब उसके माध्यम से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, वरना PDF तो बहुत इकट्ठी बनी रहेंगी और वीडियो कितने रिवाइज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र नमस्ते को लेकर के। नमस्ते की फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ध्यान रखिएगा, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। यह केंद्र सरकार की एक योजना है, विशेषकर आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, ध्यान रखना, उसकी यह योजना है। इसमें यह कोशिश की गई है कि सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि जो इंसान पहले जो मनुष्य के द्वारा गंदगी मलमूत्र जो साफ किया जाता था, जिसे ओपन एक्सकेवेशन कहते थे, ठीक है ना, मैला ढोने की प्रथा थी, उसको हमने किसी तरीके से बंद किया, कानून के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, ठीक है ना। फिर खुले में शौच जाने की परंपरा थी, उसको हमने रोका, घर घर शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत उसको शुरू किया, ठीक है ना। काफी हद तक कंट्रोल हुआ। लेकिन अभी भी देखा जाए एक तीसरी समस्या बची हुई थी, वो थी आपके शहरों में, और इवन अब गांव में भी ये प्रॉब्लम आने लगी कि जो आपके सीवर लाइन है और सेप्टिक टैंक हैं, जहां पर हमारी गंदगी मलमूत्र वगैरह स्टोर होता है, सेप्टिक टैंक, उनकी सफाई को लेकर के आपने कभी सुना होगा कि किसी ने आपका सीवर लाइन खोली और उसके अंदर सफाई करने घुसे और पता चला कि उसमें ऐसी जहरीली गैस बन गई कि वो अंदर ही अंदर मर गए। और इसमें आपने देखा भी होगा, सीन आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कैसे घुस करके उसकी गंदगी को साफ करते हैं। सोचिएगा, वहां लोग मर जाते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया कि हम अब जो इस तरह की जो सफाई होती है उसको हम अब मशीनों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से सफाई करवाएंगे। इसमें कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कोई व्यक्ति ना घुसे। यह है इसका कंसेप्ट, इसलिए इसका नाम है यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नमस्ते। ओके, तो ये इसका नाम रखा गया। किसके लिए है? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले जो कर्मी हैं, उनकी मौतों को रोकने और उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामले मंत्रालय की संयुक्त योजना है। दो मंत्रालय की, एक शहरी और आवास मंत्रालय और दूसरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इन दोनों की योजना है। यह रहा आपका पूरा नाम।
इस योजना को तैयार किया गया है रिसेंटली। इसमें क्या है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इन कामगारों का पुनर्वास किया जाएगा, ठीक है ना। इनको स्वरोजगार योजना के साथ नमस्ते योजना घटकों को रूम में रखा गया है और 2025-26 तक 3 वर्षों के दौरान देश के सभी 4800 से ज्यादा शहरी निकायों में यह योजना लागू की जाएगी और इस योजना पर लगभग आपके 350 करोड़ रुपए धनराशि खर्च की जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो किया जाएगा वो समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के जो कर्मी हैं, कर्मियों की पहचान की जाएगी। कौन कौन से ऐसे कर्मी हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी सरकारी कर्मचारी हों। ध्यान रखना, सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं, अपने बदले में कुछ पैसा दे करके बाहर के लोगों को बुला करके ये काम करवाते हैं, वो खुद नहीं करते। इवन वो चाहे सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी क्यों ना हो, क्योंकि पता है कि बाहर लोग इतने मजूरी में बैठे हुए हैं कि उनको ये काम करवाएंगे, पैसा देंगे तो करेंगे, ठेके पे करवा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे में हम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको छोड़ दीजिए, बाहर जो इस तरह काम करने वाले लोग हैं उन कर्मियों की पहचान करेंगे, ठीक है ना। उनको क्या करेंगे, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देंगे कि वो ऐसे ही ना घुस जाएं। क्या करेंगे, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, उनको उपकरण दिए जाएंगे, उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी, उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्यान रखना, और जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जो इनको ऑर्गेनाइज करके चलती हैं उनको भी उपकरण दिए जाएंगे। जिनके साथ मिलकर काम करते हैं, जो एजेंसी के साथ काम करते हैं, एजेंसियों को भी उपकरण दिए जाएंगे। ध्यान रखना, एजेंसियों को भी क्या दिया जाएगा, उपकरण दिए जाएंगे, जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। ध्यान रखना, और सबसे बड़ी चीज यहां पर नोट कर लीजिए, ध्यान रखना, इनको आजीविका की सुरक्षा दी जाएगी। ये मजबूरी में क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास काम नहीं है। आजीविका की सुरक्षा, ठीक है ना। इनके परिवार के लोगों को वजीफा दिया जाएगा, वजीफा 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा इनके परिवार के लोगों को जो इनके ऊपर आश्रित हैं। 3000 रुपए महीने, यानी 100 रुपए पर डे के हिसाब से इनको ये उपलब्ध कराया जाएगा। बात समझ गए नहीं। साथ के साथ उन्हें कौशल मिशन के तहत उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो ये इनकी खास बात है, ये इसका प्रावधान है। क्वेश्चन यहीं से बनाया जाएगा, स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना किसके लिए है, पहली बात। दूसरा, किसने शुरू की, दूसरी बात। तीसरा, इसकी खास विशेषताएं क्या हैं, वो ये रही। यही 3 चीजें। क्यों शुरू की जा रही है, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। 2-3 चीजें मैंने पहले ही कहा है, 5W+1H की अवधारणा को अपनाना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हाउ। 5 चीजें इस तरीके से उसको काम करना है कि कब शुरू की गई, कहां शुरू की गई, किसने शुरू की, क्यों शुरू की, कैसे शुरू की गई। इतने में आपका काम हो जाएगा। क्लियर, एवरीबॉडी। रिसेंटली लॉन्च की गई है इनकी, ठीक। अब इसी में दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक नया प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, मेरा बिल मेरा अधिकार। इसके तहत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य सरकारों के सहयोग से ग्राहकों द्वारा अपने कुल खरीद का इनवॉइस या बिल मांगने का चलन को बढ़ावा देना है कि भैया पक्का बिल दे दो हमको, इनवॉइस दे दो, अपने दुकान में कंप्यूटर लगाओ, बिल बना करके दो हमको। मेरा बिल मेरा अधिकार है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है और यह योजना, ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2023 से शुरू हो जाएगी, बस 2 दिन बाद, 1 सितंबर से, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जनता के व्यवहार में बदलाव लाना, ताकि वो विक्रेताओं से बिल मांगे और अपना अधिकार, अपना हक मांगना शुरू कर दें। ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी, दादर नागर हवेली और दमन दीव में शुरू किया जा रहा है सबसे पहले। उसके बाद बाकी अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे किया जाएगा। कुछ राज्यों में तो सोचिए जहां पर यह लागू किया जा रहा है वहां पर तो उन्होंने इसके लिए सोचिए इनाम की घोषणा की है कि हम लॉटरी निकाल लेंगे, इनाम घोषित करेंगे, जो जिस किसी के नाम की लॉटरी निकल के आएगी, किसी को 1 करोड़ भी दिया जाए, किसी को 50 लाख दिए जाए, किसी को 10 लाख दिए जाएंगे, किसी को कुछ इनाम दिया जाएगा। ये भी सारी चीजें होंगी। इस योजना में सभी लोग भाग लेने के पात्र होंगे, चाहे उनका राज्य, केंद्र शासित प्रदेश
कोई भी क्यों ना हो। ध्यान रखना, इस योजना के सभी पात्र होंगे, सभी उपयुक्त पात्र, कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, इससे मतलब नहीं। तो इसमें यह भी शुरू किया जा रहा है। ओके, ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। बस कंसेप्ट क्या है, सरकार अपना रेवेन्यू और सारे जो सिस्टम है उसको बढ़ाना चाहती है, और जो बाजार में काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग कह सकते हैं, या भ्रष्टाचार होता है, लोग टैक्स आपसे पैसा ले लेते हैं लेकिन आपको बिल नहीं देते और टैक्स नहीं चुकाते, बिजनेस करते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं, उसको सरकार खत्म करना चाहती है, रोकना चाहती है। योजना बहुत अच्छी है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि क्या ये सारी जिम्मेदारियां आम जनता की ही है? बाकी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी घोटालेबाज जो तमाम तरह के लोग हैं, उनका क्या है? उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोचिएगा, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें नहीं करते। और यहीं पर आप जब जाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या पता है क्या है? सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या ये आएगी कि दुकानदार तो पक्का बिल देने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो आपसे कहेगा कि भैया इसमें जीएसटी लगेगी 18%। आप क्या करोगे? जीएसटी दोगे या बिना जीएसटी के लेके आओगे? आप भी 18% बचा के चले आओगे, बोले भैया मुझे नहीं देना, ऐसे ही दे दो मुझे बिना बिल के ही। समझिएगा। और जो अच्छी दुकान है, बड़ी दुकान है, वहां तो ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट होता ही होता है, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, उनको जीएसटी देना ही देना है। ठीक है ना? डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ठीक है ना? क्लियर? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यहां पोस्ट पेमेंट का मतलब यहां पर बाद में पेमेंट देने वाला बैंक नहीं है, बल्कि पोस्ट ऑफिस की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने लाभ की परंपरा को जारी रखा है, यानी कि लगातार ये प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना? और यह वित्तीय समावेशन और नागरिक सशक्तिकरण के प्रति अपने समर्पण को दोहराता है, यानी कि लोगों को गरीब से गरीब लोगों के खाते खोलता है, उनको ऋण देता है, उनकी व्यवस्था को मैनेज करता है, उनकी बचतों को जमा करता है। सोचिएगा। और इसलिए इसी तरह से वो वित्तीय समावेशन करता है और लोगों का भला करता है। ठीक। आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान 20 करोड़ रुपए का क्या किया है? सर्कुलेशन प्रॉफिट गेन किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रॉफिट कमाया है लगातार, और कुल राजस्व में सोचिए 66% की वृद्धि है। यानी लगातार सोचिए, जो पोस्ट पेमेंट है, जो पोस्ट ऑफिस है, बैंक के तौर पर पोस्ट में ध्यान रखना, ये रखिए एक तरीके से पोस्ट ऑफिस बैंक, ये आपके लगातार वृद्धि कर रहा है। छोटी छोटी जगह पर पोस्ट ऑफिस खुले हुए थे ही, अब और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब लेटर वेटर तो कम आते हैं, ये ज्यादा आता है, ध्यान रखिएगा। और ये आईपीबीएस ग्राहक केंद्रित और लागत प्रभावी बैंकिंग मॉडल के शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता नहीं है। ठीक है ना? और बैंकिंग मॉडल बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं होते, सिंपल सा फॉर्म होता है, सिंपल सा कोई भी व्यक्ति जाके अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी स्कीम ले सकता है जो बैंकिंग प्रणाली की है, और औरों से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, औरों से बढ़िया सुविधाएं दी जाती हैं। और देश में लगभग सोचिए 1,55,000 डाकघर हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में ही 1,35,000 हैं। सोचिएगा। और सहायता प्राप्त जो है 3 लाख डाक कर्मचारियों को, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। इसमें लगभग 3 लाख डाक कर्मचारी हैं। ठीक है ना? सोचिएगा, इस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में शुरू हुई थी ये योजना। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो अवधारणा है 2018 में शुरू की गई थी। किसके लिए? आम आदमी को बैंकिंग सुविधा भरोसेमंद रूप से उपलब्ध कराने के लिए। ध्यान रखना, किसके लिए? बैंकिंग सुविधा भरोसे के साथ उपलब्ध कराने के लिए। ध्यान रखिएगा, आम आदमी को, यह कंसेप्ट इसका था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बैंकिंग सुविधा को पहुंचाया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, चाहे वो जमा करें चाहे उनको उधार चाहिए हो। ठीक है ना? इसमें अब एक कोशिश और हो रही है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए।
ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। ये इसका कंसेप्ट और चल रहा है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ध्यान रखिएगा। अगला है एनसीएपी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब इसका नाम रखा जा रहा है भारत एनसीएपी। ये है क्या चीज? अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लगातार पेपर में तमाम सारी जगह पर देखते होंगे कि भारत में कारों का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति कार खरीदना चाह रहा है, हर व्यक्ति कार खरीद रहा है। लेकिन अब कंसेप्ट ये आया है कि इनमें से कार कौन सी सुरक्षित है, कौन सी सुरक्षित नहीं है। तो उसको लेकर के एक टेस्ट होता था जिसे हम कहते हैं एनसीएपी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, न्यू कार असेसमेंट टेस्ट किया जाता था, ठीक है ना। और वो कौन करता था? पहले होता था ग्लोबल, एक कंपनी है ग्लोबल एनसीएपी। ये आपकी एक कंपनी है जो विश्व के अनेक देशों में अपनी सेवाएं देती है। ग्लोबल एनसीएपी, ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, बच्चों को और बड़ों को ध्यान में रखते हुए उसका एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट करा करके चेक किया जाता है कि इसमें कौन कितना सुरक्षित रहेगा। इसको कहते हैं कार असेसमेंट ही नहीं बल्कि क्रैश टेस्ट भी कहते हैं। कार क्रैश कर गई, आपने देखा भी होगा, वीडियोस भी देखे होंगे। उसके संदर्भ में देखा जाए तो भारत में कुछ गाड़ियां ही हैं, मारुति गाड़ियां सबसे पीछे हैं, सबसे कम असुरक्षित, सबसे कम सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकती वही है। क्योंकि हर आदमी को कार चाहिए, सुरक्षा तो बाद में देखेगा, ठीक है ना। लेकिन टाटा की, महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, टोयोटा की गाड़ियां हैं, ये बहुत सुरक्षित मानी गई। खासकर आपकी फॉक्सवैगन की भी हैं, स्कोडा की हैं। ये 4-5 कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां बहुत सुरक्षित मानी गई। 5 स्टार रेटिंग मिलती है। रेटिंग यही होती है बच्चों के लिए रेटिंग। और इसमें कितनी रेटिंग होती है? 1 2 3 4 5 स्टार होते हैं, ठीक है ना। मारुति की कई गाड़ियों को तो 0 रेटिंग मिली हुई है, जो सबसे ज्यादा आप लेके चलते हैं, चाहे वैगन आर हो और चाहे अल्टो हो या कोई भी हो। 0 रेटिंग है कि जरा सा एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी, पूरी तरह आप भी नहीं बचेंगे। तो ये एक कंसेप्ट था। तो पहले इससे हम टेस्ट कराते थे, ये कंपनी हमारे यहाँ काम करती थी, इससे हम टेस्टिंग कराते थे। हर कंपनी नहीं कराती है, हर कंपनी अपनी कार का असेसमेंट टेस्ट भी नहीं कराती है। वो आपको एयरबैग वगैरह ये सब देते तो जरूर हैं, टेस्ट नहीं कराते। और जो टेस्ट कराते हैं वो फिर अपना लिखते हैं कि 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, वो लिखते हैं। अब हमने क्या किया है कि इसकी जगह पर हमने अब अपना एनसीएपी बनाया है। भारत अपना खुद का एनसीएपी बनाया है, यानी हम अपने तरीके से अपनी कंपनी के माध्यम से इसको चलाएंगे। इसका नाम रखा है भारत एनसीएपी। क्लियर, समझ में आ गया? तो केंद्रीय परिवहन नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें वाहनों की सुरक्षा, उनकी गुणवत्ता में बहुत बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि टेस्ट करने का जो खर्चा आता है भारत में कराने पर अब बहुत कम आएगा, क्योंकि उनसे कराने पर हमारा खर्चा ज्यादा आता है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे भारत एनसीएपी और AIS 197 के तहत नई सुरक्षा व्यवस्था निर्माता उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक है, यानी जो कार बनाएंगे उनके लिए भी और जो कार खरीदेंगे उनके लिए भी। AIS 197 क्या है? AIS 197 है ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं, कंपनी के, उद्योगों के स्टैंडर्ड होते हैं। उनके तहत सुरक्षा व्यवस्था आपको बनानी ही बनानी है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, उसके तहत इसमें नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और हमारे मोटर वाहन उद्योग को दुनिया में पहले नंबर पर लाने में सहायक होगा। ये इसका कंसेप्ट है। और यह प्रोग्राम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से हमारे यहां लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अब विश्व में सोचिए कि अब भारत, ध्यान रखना, भारत विश्व का 5वां देश है। कौन सा? 5वां देश है जिसका अपना क्या है? एनसीएपी है। सोचिए, तो 4 कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, यूएस है, जापान है, चाइना है, ठीक है ना, और साउथ कोरिया है। सोचिएगा, जापान की होंडा कंपनी, ठीक, साउथ कोरिया की आपकी हुंडई कंपनी, किया कंपनी, चाइना की तो आपकी है ही, कई सारी गाड़ियां भारत में भी चल रही हैं लेकिन बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर नहीं है, और अमेरिका की जनरल मोटर्स, फोर्ड कंपनी जो यहां से चली गई,
वो अमेरिका की कंपनियां थी। तो ये 4 देश ये रहे और भारत ऐसा 5वां देश बन जाएगा जिसका अपना एनसीएपी है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है नहीं? चलिए, ठीक, चलिए। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, उसको आप देख लीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दे रहे हैं और भी तमाम तरह की क्लासेस चल रही हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? देखिए, क्लास में मैं कभी आपको जोक नहीं सुनाता, हमारा कोई टीचर आपको जोक नहीं सुनाता, कोई मजाक नहीं करता, ठीक है ना, कोई नाच के गा के नहीं सुनाता। सब आपको सीरियसली पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। उसी के तहत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो P2I का 2024 का टारगेट जो बैच है इवनिंग, ये बैच ऑलरेडी 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और सोचिएगा, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना। और इसकी जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा, एडमिशन की 31 अगस्त है। 31 अगस्त इसके एडमिशन की लास्ट डेट है, ध्यान रखना। 31 अगस्त, 23 तारीख को बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन की लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। ठीक, अब बात सोचिएगा 31 अगस्त हम क्यों बता रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करिए। अगर आप 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जितना लेट करेंगे आपका टारगेट उतना ही कम होता चला जाएगा, उतने ही आपसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आप सारे विषय, सारी चीजें ना टाइमली कवर कर पाएंगे, ना टाइमली रिवीजन कर पाएंगे और ना हम ढंग से करा पाएंगे। क्या हुआ कि लास्ट में प्रेशर में आकर के क्रैश कोर्स की तरह पढ़े, आधे अधूरे तरीके से, आपका पैसा भी गया, समय भी गया और रिजल्ट भी नहीं आया। इसलिए बेहतर है कि जो लोग 2024 देखना चाहते हैं वो अगस्त से ही अपनी पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं, इसके बाद बहुत लेट हो जाता है। और जो लोग 2025 में तैयारी करना चाहते हैं, 2026 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, वो भी समझ लीजिए कि जो लोग 1 साल पहले तैयारी करके रख देते हैं, 1 साल का टारगेट लेके चल देते हैं, समझ लीजिएगा उनको ये समस्या नहीं आती कि अगले साल वो क्या करेंगे। अगले साल उसको और ज़्यादा एनरिच किया जा सकता है, उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। और दूसरी बात एक और समझ लीजिए कि इस साल तो चलो ठीक है, आपने किया नहीं, अगले साल आप करने लायक ना बचे तो, क्योंकि परिस्थितियाँ किसी के हाथ में नहीं होती। हो सकता है ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी हो जाए, आप ना पढ़ पाएँ। कौन जानता था कोरोना आएगा? कौन जानता था घर के अंदर हम बंद रहेंगे? कौन जानता था कोरोना में इतने सारे लोग मारे जाएंगे? समझिएगा, समस्याएं कह के नहीं आती हैं, इसलिए कल करे सो आज कर, इसलिए कहा जाता है। उसके अर्थ को और मर्म को समझने की कोशिश कीजिए। 2025 टारगेट है, लेकिन टारगेट अभी बना के चलिए 2024 में निकालना है। तैयारी तब जाके तीव्रता के साथ आएगी, वरना 2 साल भी कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। सोचिएगा, एग्जाम के लास्ट डेट तक आते आते कंडीशन क्या लगती है, काश 10 दिन और मिल जाते, 5 दिन और मिल जाते, 1 घंटा और मिल जाता, 5 घंटे और मिल जाते, 1 महीना और मिल जाता। तैयारी कभी पूरी नहीं होती। जिनके पास 5 साल का समय है उनकी भी तैयारी पूरी नहीं होती, जिनका 2 साल का समय है उनकी भी पूरी नहीं होती, और जिनके पास 2 महीने का समय है उनकी भी पूरी नहीं होती। ध्यान रखना, जो तैयारी अपना 1 साल पहले टारगेट करके चलता है ना, उसकी पूरी होती है ढंग से। तो आपके पास समय है, उसको ध्यान में रखिए, इसी साल करने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए आपको फीस कुछ नहीं देना है, वही 29,999, कोड वही है MK लाइव। और इसके कोड को इस्तेमाल करने से आपको सबसे बड़ा फायदा होगा, मेरे साथ आप पर्सनली अटैच हो जाएंगे, पर्सनली मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटरशिप, ठीक है ना, आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी। ध्यान रखना, और इसमें देखेंगे तो वही सेम पैटर्न हमने अपनाया हुआ है, सारी चीजें 4 स्टेज में लेके चलेंगे। पहली स्टेज ये रही जहां पर हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू। ध्यान रखना, इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है, लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है ना, बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद आपको अपने यहाँ स्टडी IQ दिल्ली में बुलाएगा, 4 महीने आपकी पूरी मेंस की तैयारी करवाएगा, रहने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान की तरफ से होगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है, मेंस हम निकलवा लेंगे आपसे ढंग से, उस पर आप काम करिए, ठीक है ना, और उसका खर्चा भी आपको कुछ नहीं देना है, इतनी ही फीस में। बस आपको कोड क्या लगाना है, MK लाइव कोड इस्तेमाल करना है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए,
और ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी भी कोई पढ़ाई लिखाई संबंध कोई भी चीज है आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये कोड, ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है ना, ये मेरा मेल आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। किसी तरह की पढ़ाई संबंधी कोई भी बात है, कोई भी चीज है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बस रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक मत पूछिएगा, उसका जवाब देने में असमर्थ रहूंगा मैं। भाई मेरी भी पर्सनल कुछ तो लाइफ है, कभी तो सोऊंगा, है कि नहीं? ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है भारत आसियान देशों के मध्य आर्थिक मंत्रियों की बैठक को लेकर के। ध्यान रखना, भारत आसियान देशों के बीच में अभी 21 अगस्त 2023 को 20वीं आसियान बैठक, हमारी आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई। कहां पर? सेमारंग, इंडोनेशिया में। ध्यान रखिएगा, कहां पर? सेमारंग, इंडोनेशिया। ये देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है आपका, ये 20वीं ही है, ध्यान रखिएगा। ये फोटो गलत लगा हुआ है इंडोनेशिया में। ये भारत की नहीं, ये आसियान के 12वीं जो मीटिंग है, ये आसियान के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की है। लेकिन हमारी जो है आसियान और भारत के 20वीं बैठक है, ध्यान रखना। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने, जो अतिरिक्त सचिव वाणिज्य विभाग के हैं उद्योग मंत्रालय के, और डॉक्टर जुल्किफली हसन, व्यापार मंत्री इंडोनेशिया ने। इन दोनों ने मिलकर के इसको किया है। इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ है दोनों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत, कि आसियान और भारत के बीच में गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान रखना, आसियान इंडिया ट्रेड ऑन इंटरनेशनल गुड्स एग्रीमेंट, उसके लेकर के। और इसमें सोचिएगा, जो व्यापार को लेकर के समझौता हुआ है वस्तुओं को लेकर के, यह समझौता ऑलरेडी 2009 में हमारे साथ में हो चुका था, ठीक है ना। उस पर हमने हस्ताक्षर किए थे। अभी जो बात चल रही है वो ये है कि 2025 तक हम इससे संबंधित अपने समझौते पर अंतिम रूप दे देंगे, एफटीए को। अब बात कहोगे कि सर समझौता हो चुका है, फिर एफटीए 2025 तक टाइम दे देंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं समझ में क्यों नहीं आ रहा। हम और आसियान दोनों देश चाहते थे कि भारत और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों देश एक दूसरे के यहां से वस्तु और सेवाओं में किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगाएं। ध्यान रखना, फ्री ट्रेड का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगाना। लेकिन ये एकदम पॉसिबल नहीं होता। पता चला कि हमने आज फ्री कर दिया, पता चला कि इंडोनेशिया का सारा सामान हमारे पास आने लगा, आसियान देशों का सामान हमारे यहाँ आने लगा, हमारा सामान बिक ही नहीं रहा, या हमारा बहुत ज्यादा जाने लगा, उनका नहीं बिक रहा, या उनका आने लगा और उनके आने की वजह से सोचिएगा हमारे यहाँ के जो अपने उद्योग हैं वो खराब होने लगे, भारत का अपना उद्योग खराब होने लगा। तो ऐसे में क्या होता है कि हम एक साथ सारी चीजें छूट में नहीं देते, बल्कि धीरे 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 हम उसमें सुविधाएं बढ़ाते चले जाते हैं। ध्यान रखना, तो हमने समझौता तो कर लिया है, लेकिन अभी तक सोचिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। ध्यान रखना, इसका निर्णय कब लिया जाएगा? 2025 में इसकी समीक्षा की जाएगी कि हम इसमें और कितनी छूट देंगे। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि हम कुछ कुछ वस्तुओं की हम छूट देने शुरू कर देते हैं। पहले भाई 10 वस्तुओं को लेकर चलेंगे, फिर 20 वस्तुओं को लेकर चलेंगे, 20 भारत की, 20 आसियान देशों की, उनकी जो वस्तुएं हैं हमारे यहाँ फ्री आएंगी और हमारी वस्तुएं उनके यहाँ फ्री जाएंगी बिना टैक्स के। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि किसी एक दूसरे देशों पर किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। एक साथ कभी नहीं करते, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि एक साथ अनजान आदमी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आप व्यापार भी नहीं करते, पार्टनरशिप भी नहीं करते, पहले भरोसा करते हैं, भरोसा जीतते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, आदमी भरोसे लायक होगा तो आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। क्यों ऐसे ही करते हैं ना? उसी तरीके से जब हम मुक्त व्यापार लागू कर रहे हैं तो पहले भरोसा तो जीत लें, वो हमारा और हम उसका, तभी तो लागू करेंगे। ओके, तो उसको लेकर के ये मीटिंग हुई है, बस ये समझ लीजिएगा, उसके संदर्भ में मीटिंग थी। और सोचिए ये समझौता कब हुआ था? सोचिए भारत आसियान के बीच में, आसियान ध्यान रखिएगा, आसियान कोई एक देश नहीं है, बल्कि आसियान 10 देशों का समूह है।
जिसमें आप देखेंगे फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कुआलालंपुर है, लाओस है, वियतनाम है, ठीक है ना। ये सारे देश मिल करके आपके बनाते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमारा भारत आसियान के बीच में व्यापार समझौता कब हुआ था? व्यापार समझौता हुआ था 2009 में, ठीक है ना। और ये समझौता लागू हुआ, ध्यान रखना, 2010 से शुरू हुआ इस पर लागू होना। कुछ 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 वस्तुओं के साथ हमने छूट देना शुरू किया था, ठीक है ना। अब जाकर के हम चाह रहे हैं कि 2025 तक इसकी पूरी समीक्षा करें और फुल फ्लैश तरीके से इसको लागू करें। ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत और आसियान के बीच में पता है कितना ट्रेड होता है वस्तुओं का? लगभग 131.5 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में। 131 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है भारत और आसियान देशों के बीच में, लगभग द्विपक्षीय व्यापार, जो कि भारत के कुल व्यापार का 11% से ज्यादा है। यानी कि विश्व में भारत जितना व्यापार करता है उसका अकेले 11% तो आसियान देशों के साथ में है। समझिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? इसी में हम बात कर रहे हैं कि द्विपक्षीय समझौते के तहत इन देशों के साथ में हम क्या करेंगे, धीरे 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 फ्री ट्रेड। अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना, अभी सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं माल की, यानी कि वस्तुओं की। फिर धीरे धीरे हम सेवाओं पर भी आएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सेवाओं पर भी हम आएंगे। ओके, क्लियर। चलिए, अगला है स्टेट ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट। अभी हाल ही में आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल एजुकेशन को लेकर के अपनी रिपोर्ट जारी की है। और रिपोर्ट में सोचिएगा 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के इतने अभिभावकों का सर्वेक्षण किया गया। अभिभावकों का 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,229 जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनका सर्वे किया गया, उन पर आधारित है। इसमें ग्रामीण समुदाय के 6 से लेकर के 16 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें केंद्रित था कि जो बच्चे इस उम्र में होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उसके संदर्भ में क्या बात है। तो रिपोर्ट से पता चलता है कि लड़कियों का कुल 78% माता पिता और लड़कों के 82% माता पिता अपने बच्चों को स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा देना चाहते हैं। यानी कि माता पिताओं का सर्वे हुआ है तो लगभग सोचिएगा 78% पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां ग्रेजुएशन करें कम से कम, और 82% माता पिता चाहते हैं कि लड़के कम से कम ग्रेजुएशन करें। ध्यान रखना, ठीक। दूसरा इसमें देखेंगे, इसके माध्यम से क्या है, भारत के विकास को प्रोत्साहित करने के सही विश्लेषण और डाटा हमको मिल पाएगा। ध्यान रखना, अखिल भारतीय सर्वेक्षण का नेतृत्व किसने किया? ट्री ने, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन ने। दूसरा, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया। इनके द्वारा यह सर्वे किया गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें क्या पता चला, 6,229 ग्रामीण परिवारों में से 6,135 स्कूल जाने वाले जो छात्र थे, ठीक है ना, इनमें से परिवारों में से 6,135 ऐसे छात्र, जो 56 में ऐसे छात्र थे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, और 38 में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमी की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं लिया। ध्यान रखना, इन परिवारों में से इतने पहले स्कूल गए थे, बाकी कुछ जो बचे हुए थे, कुछ उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और कुछ स्कूल गए नहीं थे। अब इसमें रिपोर्ट में क्या क्या है वो आप देख लीजिए, क्या क्या रिपोर्ट में है, ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहले स्कूल छोड़ने की दर, स्कूल ड्रॉप आउट कहते हैं, स्कूल छोड़ने की दर। सोचिएगा, इनमें से बताया गया, माता पिताओं में से बताया कि माता पिताओं ने 1/4 जो पुरुष हैं उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। जो ये पुरुष जो परिवार हैं और गार्जियंस हैं, उनमें से 1/4 पुरुषों ने स्कूल छोड़ दिया था, और लगभग महिलाओं ने 1/3 ने स्कूल छोड़ा। महिलाओं ने 1/3 महिलाओं ने स्कूल छोड़ दिया था, बच्चों ने नहीं, उनके गार्जियंस ने। भाई आप माता पिता से पूछा गया तो पुरुषों ने क्या बताया
कि भाई हमने छोड़ दिया था या हम रह गए थे, हमने पढ़ाई की थी। स्कूल मतलब 5वीं क्लास तक स्कूलिंग उन्होंने इतना किया था। महिलाओं ने ज़्यादा छोड़ा, 33%। क्यों छोड़ा? उसके पीछे उन्होंने कारण बताया, स्कूल उपलब्ध ना होना, स्कूल ना होना आसपास में, यानी कि अच्छा स्कूल या हायर स्कूल, यानी 5वीं क्लास के बाद का स्कूल आसपास के क्षेत्रों में था ही नहीं, इसलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। बात समझ गए नहीं? मुख्य कारण क्या था कि आसपास में कोई स्कूल नहीं था। अब बात आती है उसी तरीके से, अब बात आती है स्मार्टफोन। इनमें से कितने लोग जो हैं स्मार्टफोन चला लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी की बात बताया गया कि 6 से लेकर के 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनमें लगभग 49% तक बच्चे जो हैं स्मार्टफोन उनके पास है, वो चला लेते हैं। 6 से लेकर 16 साल तक के बच्चे जो हैं 49% बच्चे घर पर गांव में उनके पास स्मार्टफोन है, वो चला लेते हैं। लगभग 34% उसमें डाउनलोड करना जानते हैं और 16% उससे अपनी पढ़ाई करते हैं। इनमें से ध्यान रखना, इनमें से लगभग 16% जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, सोचिएगा, मात्र 16% बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। इसी में बताया गया कि लगभग 25% माँ बाप ऐसे थे, सोचिएगा, जो कभी स्कूल नहीं गए, 25% के आसपास। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कुछ सर्वे हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं, बस ये मैंने बता दिया स्मार्टफोन और स्कूल छोड़ने का क्या कारण रहा है और कितने परसेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब आ जाता है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री। नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने नेशनल कार्बन रजिस्ट्री नाम का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है ना, जो सॉफ्टवेयर देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए नेशनल डाटा प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा, यानी कार्बन ट्रेड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेगा, उस पर आंकड़े बताएगा, सारी चीजें करेगा। ध्यान रखना, एक सॉफ्टवेयर है जो देशों के कार्बन ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज करेगा, कार्बन क्रेडिट को, कार्बन ट्रेड को। ठीक है ना, अब बात आती है कार्बन ट्रेड क्या है। कार्बन ट्रेड कुछ भी नहीं है, बल्कि कंडीशन ये है, कार्बन क्रेडिट समझ लीजिए, जैसे आप लोग खूब पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन मैं अपने गांव गांव में जाकर के पेड़ पौधे लगा करके, सोचिए, उस प्रदूषण को नियंत्रित करता हूं। तो आप फैलाते हैं, मैं नियंत्रित करता हूं। अब सोचिए, एक ऐसी संस्था बना दी गई है जो कहती है कि भाई जो फैला रहे हैं वो कंट्रोल करिए। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, तो आपका खाना पीना भी बंद हो सकता है। और मैं तो प्राकृतिक तरीके से रहता ही रहता हूं, मैंने भाई उद्योग नहीं लगाए, मैंने उद्योग नहीं लगाए, मैंने पेड़ पौधे लगाए, ग्रामीण व्यवस्था को लागू किया, मैंने नई टेक्नोलॉजी लगाई। ठीक है ना, इसका मतलब आपके प्रदूषण को मैं सोख रहा हूं और आप प्रदूषण फैला रहे हैं। तो आप अपने धंधे को बंद करिए, वो आप करना नहीं चाहते, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, आप मेरे बदले का कार्बन आप सोख लो, या आप बता दो आपने कितना कार्बन सोखा है, या कार्बन कितना आपने कम किया है। उस कार्बन जितना आपने कम किया है उसकी कीमत मैं आपको दे देता हूं, यानी कि वो मेरे द्वारा सोखा गया जो कार्बन है उसको वो खरीद रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन क्रेडिट। मैं कार्बन को सोख रहा हूं और वो उसको खरीद रहा है। अब कहोगे सर बेचेंगे खरीदेंगे, वो क्या करेगा लेकर? एक्चुअली में हमारे पेड़ पौधे सोख करके उस कार्बन को खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पेड़ पौधों ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारी टेक्नोलॉजी ने कितना सोख लिया है, वो हमारे पास वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा डाटा बताएगा कितना हमने सोखा है, ये डाटा बताएगा। ठीक, और उसमें से आप कितना खरीदेंगे, आप खरीद लीजिए, अपना हमको पैसा दे दीजिए। आप मत कम करिए, अपने यहां इंडस्ट्री बंद मत करिए, आप हमारा कार्बन खरीद लीजिए, हम आपके बदले में आपके कार्बन को कम कर दे रहे हैं। तो यह है कार्बन क्रेडिट, यानी कि 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड की कीमत को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं, जब उसको कीमत को बेचते हैं 1 मीट्रिक टन कार्बन को। ठीक है ना, उसको हम क्रेडिट करना कहते हैं। ठीक है ना,
इस सॉफ्टवेयर ने को हाल ही में डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता दी गई है, डीपीजी के रूप में। और ये कैसा होगा? ओपन सोर्स प्रोग्राम का उपयोग करता है, जिसमें देशों को अपनी आवश्यकताओं और संदर्भों के अनुसार जानकारी को पुनः पेश करने और बदलने की अनुमति मिलती है। ये किया गया है, ठीक है ना। कार्बन रजिस्ट्री देशों के इनपुट के आधार पर नेशनल और इंटरनेशनल सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती है। डिजिटल फॉर क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप द्वारा चल रहे काम का परिणाम है। जिसे किसने डेवलप किया है? डिजिटल फॉर क्लाइमेट। डी फॉर सी यूएनडीपी, विश्व बैंक, क्लाइमेट चेंज फॉर यूएनएफसीसी और यूरोपीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक शामिल हैं इसमें। इस प्रोग्राम में डी फॉर सी में कौन कौन शामिल है? आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक, यूएनएफसीसी और ईबीआरडी, ये सारे देश मिलकर के डी फॉर सी को चला रहे हैं, डिजिटल फॉर क्लाइमेट को चला रहे हैं। और यूएनडीपी ने ही इस कार्बन रजिस्ट्री के कंसेप्ट को किया है। यानी कि आप अपने इस सॉफ्टवेयर में अपने कार्बन की रजिस्ट्री कर लीजिए, यह है कंसेप्ट, ठीक है ना। अब उसी से आप खरीद बिक्री करेंगे। इसलिए विकासशील देश अब अपने यहां कार्बन को कम कर रहे हैं और उसके बदले में कार्बन बेच करके लोगों से पैसा ले रहे हैं, विकसित देशों से। लाओ पैसा दो, हम सफाई कर देंगे, चिंता मत करिए, पैसा दो, यही है, ठीक है ना। अब हम कितनी सफाई करेंगे उसके लिए ये रहा, आपने कितना खरीदा उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। अगला है यूएनसीआईटीआरएएल, यूनसीट्रल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का संगठन है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का संयुक्त राष्ट्र की एक कानूनी निकाय है, ठीक। अभी हाल ही में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता के खंड को हटा दिया। बोले यहां पर अगर कोई भी बात होती है तो उसमें हम किसी भी अन्य विदेशी व्यक्ति के मध्यस्थता को हम हटाते हैं, हम उसको नहीं मानेंगे। ये हमारे और ईरान के बीच की बात रहेगी। यानी अंतरराष्ट्रीय कानून की व्यवस्था को हम जो इसके अनुसार है उसको हम चेंज कर रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून का जो संगठन है ये चर्चा में आया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या करते हैं देश? अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को विनियमित करते हैं या उनके नियमों को लागू करते हैं या नियमों को हटाते हैं, इसी कानून के तहत हटाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो व्यापारिक प्रतिबंध होते हैं ना, उनको लागू करना या उनको हटाना इसी के माध्यम से होता है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होता है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा, उस कानून की देखभाल करने के लिए क्या बनाया गया? आयोग बनाया गया। और इसे किसने बनाया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बनाया था। कब बनाया था? यूएनसीट्रल को 1966 में, ठीक है ना। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की मुख्य कानूनी निकाय है, जो संयुक्त राष्ट्र को कानून के बारे में जानकारी देता, बताता है। ये क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कानून के प्रगतिशील सामंजस्य और एकीकरण को बढ़ावा देने में काम करता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यूएनसीट्रल वार्षिक सत्रों में अपने व्यवसाय संचालित करता है। वियना जहां इसका मुख्यालय है और न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक होता है। यानी वियना में और न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय हैं, जहां पर ये अल्टरनेटली काम करते हैं। इसमें कुल 60 सदस्य हैं, जिन्हें हम 6 साल की सेवा के लिए चुनते हैं। ध्यान रखना, इसमें 14 सदस्य एशिया से, 14 अफ्रीका से, अमेरिका और कैरिबियन देशों से 10 और पूर्वी यूरोप से 8 और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से 14 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। टोटल 60 होते हैं और बार बार हर 6 साल पे बदलते रहते हैं। और भारत इसका शुरू से ही संस्थापक सदस्य है और एकमात्र देश है जो इसकी स्थापना के बाद से लगातार सदस्य रहा है, लगातार रहा है। सोचिएगा, यह है यूएनसीट्रल। इसीलिए इस कानून के तहत ही भारत और ईरान ने विदेशी मध्यस्थता के मुद्दे को इसमें से हटा दिया कि हमारा चाबहार में कोई भी विवाद होगा, कोई भी बातचीत होगी, हम इसमें किसी विदेशी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं करेंगे इस कानून के तहत। ओके, क्लियर, ठीक। चलिए, अगला टॉपिक है छाया या नियो बैंक। छाया का मतलब होता है शैडो बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, ध्यान रखना, यानी कि छाया बैंक। अब ये चर्चा में क्यों आए? देखिए, छाया बैंक और नियो बैंक अभी हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए आए क्योंकि आरबीआई ने फोन पे, रेजर पे, भारत पे, ओके क्रेडिट, नियो, ठीक है,
और नियो को एनबीएफसी लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर लाइसेंस देने का मना कर दिया गया है, क्योंकि ये बैंक जो है ऑलरेडी नियो के रूप में काम करते हैं। नियो, अब ये नियो क्या होता है, नियो बैंक क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, नियो बैंक वो होते हैं, ऐसे बैंक होते हैं जो जिनका कोई भी भौतिक स्थान नहीं है लेकिन ऑनलाइन मौजूद हैं। ध्यान रखना, नए जमाने के बैंक हैं जिनकी कहीं कोई जगह नहीं है। आपने सोचिएगा, फोन पे की, रेजर पे की, भारत पे की कोई दुकान, कोई आउटलेट देखी है जहां जाकर के आप भुगतान करते हो, कुछ करते हो? बोले नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। ये क्या करते हैं, ये भुगतान, पेमेंट देना, ट्रांसफर करना, उधार लेना देना, सब कुछ डिजिटल मोबाइल फर्स्ट वित्तीय समाधान के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नियो बैंक कहते हैं। ठीक है ना। इन कंपनियों के पास कोई भी, ध्यान रखना, इन नियो बैंक के पास में किसी प्रकार के बैंक का, ध्यान रखना, बैंक का लाइसेंस नहीं होता। ध्यान रखना, लाइसेंस नहीं होता, लेकिन काम सारे बैंक वाले करते हैं। ये, इनके पास लाइसेंस नहीं होता, ठीक ना, लेकिन क्या काम करते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट बैंक हैं, कॉर्पोरेट व्यवस्था के तहत उन बैंकों के साथ मिल करके ये काम करते हैं। ये आपको सोचिए उधार भी देंगे पैसा, ठीक है ना। ओके क्रेडिट, क्रेडिट बी, तमाम तरह की ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको ऐप पे, फेसबुक पे आती रहती हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, फिर आपके डॉक्यूमेंट मांगती हैं, सारी चीजें करती हैं। पहले महीने में आपको हो सकता है 500 1000 रुपए दे दें, फिर उस टाइम पे पेमेंट कर दोगे तो फिर आपको और दुगना दे देंगे, फिर टाइम पे पेमेंट कर दोगे आपको हो सकता है 10,000 दे दें, और टाइम पर लेते देते रहोगे तो लाखों रुपए तक दे सकते हैं। आपका फिर वो पूरा प्रूफ रखते हैं, केवाईसी करते हैं बाकायदा पूरी। लोग करते कहाँ से, उनके पास पैसा कहाँ से आया? वो पैसा इन बैंकों से लेकर के आते हैं, आपको देते हैं और धंधा करते हैं। और यही काम सोचिए एनबीएफसी का भी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का भी होता है। यानी कि वो वित्तीय कार्य करते हैं, एनबीएफसी कंपनियां क्या करती हैं, वित्तीय कार्य करती हैं, लेकिन बैंक का काम नहीं करती। और बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है आपका अकाउंट खोलना, ठीक है ना, आपके पैसे जमा करना, आपको डेबिट कार्ड देना, ठीक है ना, बात समझिएगा, आपको चेकबुक जारी करना, ठीक है ना, आपका ड्राफ्ट तैयार करना, इस तरह के तमाम तरह के बैंक कार्य होते हैं। आपको ऋण देना, आपका ऋण पैसा लेना, ये सब काम। लेकिन एनबीएफसी ये सारे काम नहीं करते। एनबीएफसी क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उधार देते हैं और ब्याज वसूल करके अपना काम करते हैं। जैसे आपके मुथूट फाइनेंस कंपनी है, सोचिएगा वो एनबीएफसी है। आप सोना रख के आइए, पैसा ले आइए, ब्याज से उसकी कमाई हो रही है, टाइम पर पैसा लीजिए दीजिए। सोना आप उसके पास है तो नेचुरल सी बात, आप तो टाइम पर चुकाओगे, नहीं चुकाओगे तो सोचिए 6 महीने के बाद वो बेच देंगे, आपको नोटिस जारी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, और उतने कीमत का उनके पास सोना होता ही होता है, वो बेच करके बराबर कर लेते हैं, उनको नुकसान तो होना नहीं है। तो वो एनबीएफसी के तौर पर काम करते हैं। इसी तरीके से आपके आपके बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, ऐसे बैंक हैं जो केवल घर मकानों के लिए लोन देते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल और केवल, सोचिएगा, आपके कारों के लिए लोन देते हैं। आपने नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो आप मोबाइल लेकर के आते हैं, एसी लेके आते हैं, फ्रिज लेके आते हैं ईएमआई पर, वो भी क्या काम करता है, ये तो काम करता है, आपको सिर्फ उधार देता है, ठीक है ना, आपसे ईएमआई में पैसे वसूल लेता है। सोचिएगा, यही है वो। अब बात आती है शैडो बैंकिंग क्या है, छाया बैंक। छाया बैंक भी इसी तरह के होते हैं, ये भी ऋणदाता होते हैं, दलाल होते हैं और अन्य क्रेडिट मध्यस्थ शामिल होते हैं जो पारंपरिक विनियमित बैंकिंग के दायरे से बाहर होते हैं। जैसे इनमें होते हैं हेज फंड, निजी इक्विटी फंड, बंधक ऋणदाता, यहां तक के बड़े बड़े निवेश बैंक भी। लेकिन वो इनकी तरह नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी। ये शैडो बैंकिंग है, जो अलग से व्यापार करते हैं, अलग से लेन देन का काम करते हैं। ये अनियमित होते हैं, और ध्यान रखना, ये छाया बैंक जो होते हैं कैसे होते हैं, अनियमित। और दूसरे, ये बैंकों पर निर्भर नहीं होते, इनके पास अपनी संपत्ति होती है नहीं, जबकि ये तो बैंकों पर निर्भर है, बैंकों से पैसा लेकर के ही आपको देते हैं, बस इनके पास लाइसेंस नहीं होता। लाइसेंस इनके पास भी नहीं होता, लेकिन छुपे हुए रहते हैं, परछाई की तरह, बैंकों पर निर्भर नहीं करते। ध्यान रखना, बहुत कम ये कंसेप्ट है। हेज फंड, छुपा हुआ फंड, पैसा है, पैसा लग रहा है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रहा, मैं चुपचाप काम कर रहा हूं। प्राइवेट इक्विटी फंड, ठीक है ना,
बॉन्ड पेपर, किसी को बॉन्ड करने के लिए आपने पैसा दे दिया है, बॉन्ड ऋणदाता, इस तरह के बड़े बड़े निवेश बैंक भी होते हैं, वो भी काम करते हैं। ये सब होते हैं शैडो बैंकिंग के। ओके दोस्तों, तो ये है आज आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम चैनल पर या मेरे इंस्टाग्राम पर मेल आईडी पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो पूरा जो मैंने लिखा है सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मेल आईडी के थ्रू मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और जो मैंने कहा इस कोड को लगाना मत भूलिए, अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ठीक ठाक बढ़िया डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।